बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सबको वेलकम करता हूँ आज की रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में। और एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि अ, पिछले हफ्ते में भी कुछ स्टूडेंट्स जो है तो वो नहीं थे, बहुत मतलब कम स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर आपका उनसे कांटेक्ट है या जो यहाँ पे भी बैठे अगर वो पिछले हफ्ते में नहीं थे तो आप कोशिश किया करें कि यहाँ पे आया करें, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अभी जब वो मकसद का टाइम आ गया तो आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं। तो फिर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने जो पढ़ा था तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था आप लोगों को आगे साइनॉप्सिस लिखने में, उसके पार्ट्स के बारे में। और ये तो इन चीज़ों कुछ 2-3 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो कोशिश किया करें कि क्लास के लिए रेगुलर आया करें। और रमज़ान में हम मतलब 2 बजे से 5 बजे तक टाइम है, तो 2 और ढाई के टाइम में पहले से आपको बताया करूँगा, इस टाइम पे हम क्लास लिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। लास्ट टाइम हमने साइनॉप्सिस के बारे में पढ़ा था। अभी ज़रा देखते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग किस तरह होती है। हमारे पास ये है कि जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ फॉर्मेट में होता है। कोई भी डेटा हो वो कोई आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई सैम्पलिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आपके पास जो है तो वो रॉ फॉर्मेट में होता है, फाइनल फॉर्म में नहीं होता। उसको पहले एडिट करना पड़ता है ताकि आगे वो आपके काम आ सके। तो इसके लिए हम ये है कि हमारा जो रिसर्च प्लान है, जो हमने जो अ, डिज़ाइन किया है रिसर्च को अपना, तो उसके मुताबिक हम इसको प्रोसेस करते हैं। हमारे पास ये कि प्रोसेसिंग में हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती है। पहला है एडिटिंग, दूसरा कोडिंग, फिर क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। देखते हैं वन बाय वन इन सबको। एडिटिंग में ये है कि रॉ डेटा हमारे पास जो है तो उसको हम एग्ज़ामिन कर लेते हैं और फिर उसमें से जो एरर्स है उनको करेक्ट कर लेते हैं, या ओमिशंस अगर कोई उसमें मतलब करनी है, कोई चीज़ हमने ओमिट करना है, ख़त्म करना है, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन ली हुई है, तो वो हम ख़त्म कर लेते हैं। या अगर कोई गलती हुई है तो वो सारी चीज़ें वो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो ये एडिटिंग हो जाता है। और एडिटिंग से क्या होता है कि इट एश्योर्स द डेटा इज़ एक्यूरेट, यूनिफॉर्म, कंप्लीट एंड वेल अरेंज्ड। कि जब आप एडिटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो डेटा है तो वो सही हो जाता है। अगर उसमें कुछ मिसिंग है, जैसा हमने कहा कि अगर मतलब उसमें कोई एरर्स है तो वो सही कर लेते हैं, अगर कुछ ज़्यादा है तो वो हम ख़त्म कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म फॉर्मेट में उसको ले आते हैं। एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपने 10 या 100 या 50 जितने बंदों से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो उसको हम एक यूनिफ़ॉर्म फॉर्मेट में ले आते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, लेकिन फॉर्मेट उसका यूनिफ़ॉर्म होता है। तो ये एडिटिंग का हमारे पास फ़ायदा है। एडिटिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक हमारे पास फ़ील्ड एडिटिंग है, जो कि हम ऑन द स्पॉट ही एडिट कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास सेंट्रल एडिटिंग है। ये कि फ़ील्ड एडिटिंग में हम उधर ही मतलब बैठ के ये कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट ही हम उसको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है, कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटर शुड अवॉइड करेक्टिंग एरर बाय हिमसेल्फ के या हरसेल्फ के। मतलब अगर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि कोई एरर वहाँ पे आ रहे हैं, आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप खुद ही अपनी तरफ से कर दें, बल्कि जैसे आप डेटा ले रहे हैं, या आप उनसे पूछ के सही करें, या आप उन्हीं को अगर मतलब कोई आपने उनको प्रोफ़ार्मा दिया है और वो कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से सही करा दें, या आप उनसे पूछ के सही कर दें। ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई गेस लगा के उसको सही कर दें। दूसरा हमारे पास सेंट्रल एडिटिंग है। सेंट्रल एडिटिंग में ये है कि हम कह रहे हैं कि डेटा इज़ रिकॉर्डेड इन एब्रिविएशन फॉर्म और एलिजिबल फॉर्म एट रिकॉर्डिंग टाइम। हमारे पास ये है कि मतलब हम उधर टाइम को सेव करने के लिए डेटा जो है तो उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में कुछ सिंबल्स लगा के, कोई ऐसी चीज़ें कि जिसको बाद में आप अगर देखें तो आपको समझ आती है कि इसका क्या मतलब है। तो एलिजिबल फॉर्म मतलब जो जिसको कोई मतलब वो नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, समझता नहीं है, तो ऐसे फॉर्म में हम लिख लेते हैं, मतलब कोई सिंबल्स-विम्बल्स करके या कोई एब्रिविएशन लगा के, या जिसका शॉर्ट हैंड होता है। और फिर बाद में आप लोग आके मतलब घर में बैठ के या लैब में बैठ के फील्ड से मतलब आके तो आप उसको फिर
फुल फॉर्म में एक खास यूनिफॉर्म फॉर्मेट में ले आते हैं। तो दोनों तरीकों से आप एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास कोडिंग है। कोडिंग हमारे पास इसमें हम ये कहते हैं कि कोई कोड वर्ड्स लगा लेते हैं, मतलब कोई नंबर्स लगा लेते हैं या कोई सिंबल्स लगा लेते हैं आंसर्स के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज है तो वो उनकी कैटेगरीज बना देते हैं हम। फॉर एग्जांपल कोई खास इंफॉर्मेशन आप लेते हैं तो आप उसके साथ स्टार लगा लेते हैं, फिर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन तो उसके साथ कोई आप डैश लगा लेते हैं। अब 10 बंदों से आपने अगर इंफॉर्मेशन ली तो अगर एक बंदे से आपने जो क्वेश्चन पूछा और उन्होंने जो आंसर दिया आप उस पे स्टार लगा रहे हैं, तो सबके साथ आपको स्टार लगा रहे हैं, तो स्टार वाली एक कैटेगरी हो गई, इसी तरह डैश वाली दूसरी कैटेगरी, या आप 1 2 3 नंबरिंग उसके साथ लगा लेते हैं। तो ये कोडिंग मतलब कोड वर्ड्स आप उसके साथ लगा लेते हैं, जिसकी अगेन सिर्फ आपको समझ आती है। और इसमें कह रहे कोडिंग मस्ट पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स से एग्जॉस्टिवनेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड यूनी डायमेंशन। तो इन सबका सिंपल मतलब ये है कि ये यहाँ पे बताइए सेवरल रिप्लाईज आर रिड्यूस्ड टू स्मॉल नंबर ऑफ क्लासेस कंटेनिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की, मतलब इसमें बेसिकली ये कोडिंग में जो बातें ये लिखी है, यूनी डायमेंशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सॉस्टिवनेस के, इसमें आपके पास ये कि जो आप कोड वर्ड्स लगा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप इतनी ज्यादा कोड वर्ड्स लगा ले कि हर एक की मतलब 10 बंदों से आप 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे, 100 क्वेश्चंस पूछ रहे, तो आपने उनके साथ 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स लगाए हो। ऐसे नहीं है, बल्कि आपने जो है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 टाइप्स ऑफ कोड्स लगा ले या इससे भी कम कर ले या थोड़ी सी ज़्यादा कर ले, तो इससे ये होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो कम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाता है। क्लासिफिकेशन में ये कि हम मतलब ग्रुप्स बना लेते हैं और हर एक ग्रुप के अंदर हम जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उनको हम रख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं। इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स हम कर सकते हैं, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे पास मतलब उनकी क्वालिटी को देख के हम इसको क्लासिफाई करते हैं। और इसमें फिर हमारे पास ये है कि सिंपल क्लासिफिकेशन आ जाती है। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम एक एट्रीब्यूट को देखते हैं, और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में ये है कि हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। एट्रीब्यूट फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर क्लासिफाइंग सम बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ये है कि आप शेप के बेस पे, आप साइज के बेस पे, आप कलर के बेस पे, आप एजेस के बेस पे, इन सब के बेस पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। अब अगर आप सिर्फ एक उस पे कर रहे हैं कलर के लिहाज से लेट्स से, तो दिस इज वन एट्रीब्यूट, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन होगी। और अगर आप 2 या 3 या इससे ज्यादा मतलब एट्रीब्यूट्स को देखेंगे तो आपके पास ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाता है। और दूसरा हमारे पास ये कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरवल्स है। इंटरवल्स में ये कि न्यूमेरल्स और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बेसिकली मतलब वो क्वालिटेटिव के लिए आपके पास आता है। क्वालिटेटिव जैसा मैं आपको बता दिया है, जो क्वालिटी होती है मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, इंटेलिजेंस, या जैसा कलर और शेप, और ये चीज़ें मैं आपको बता दी। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सॉरी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्लास इंटरवल में इसको हम कर सकते हैं। इसमें मतलब हमारे पास क्लासेस होते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स होते हैं, जिसका अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट होता है। इसमें जैसा फॉर एग्जांपल हम एज हो गया, तो अब एज एक नंबर है, ठीक है? तो ये कि हम कहें कि 10 से लेकर 20 साल की उम्र तक के लोग, और फिर 21 से 30 साल, 31 से 40 साल, इस तरह के हम मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। तो इसमें या फॉर एग्जांपल जिस तरह का कि 20 से 30 तक, तो 20 जो है तो वो हमारे पास लोअर लिमिट हो जाता है, और 30 हमारे पास अपर लिमिट हो जाता है। और इसमें जो डिफरेंस बिटवीन टू क्लास लिमिट्स है तो उसको हम क्लास मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब 20 और 30 के दरमियान में जो जितने नंबर आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्लास मैग्नीट्यूड कहलाता है। और इसके अलावा कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हर क्लास में कितने आइटम्स है तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और ऑल क्लासेस और ग्रुप्स हमारे पास जितने मतलब टोटल क्लासेस आपने फॉर एग्जांपल हम एज की जो क्लासेस बनाते हैं तो 10-10 का अगर हम बनाते हैं तो हम 80 या 70 ईयर्स तक मतलब वो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन नॉर्मली आप लोग क्लासिफिकेशन ही करते हैं क्योंकि आपका डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा होता है।
और फिर फोर्थ हमारे पास टेबुलेशन है। टेबुलेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। इट कंजर्व्स स्पेस, facilitate the process of comparison and provides a basis for various statistical computations। तो टेबल्स आप लोगों को पता है कि मतलब आपके पास रोज और कॉलम्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो आपके पास जगह बचा लेती है, अगर आप वही बात टेक्स्ट में लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्पेस उसके लिए चाहिए होता है। दूसरी बात ये है कि इसमें कह रहे हैं कि हम कंपैरिज़न आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई टेक्स्ट में मतलब कोई पैराग्राफ्स में लिखते हैं कोई बात, तो वहाँ पे कंपैरिज़न के लिए आपको ढूँढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो टेबल में आप डिफरेंट कॉलम्स बना देते हैं और हर एक कॉलम में उनका डेटा आ जाता है, तो वो कंपेयर करने में आसान होता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि आप स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशंस अगर उसकी करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टेबुलेशन आपके लिए आसान होगा, ठीक है? ये आगे आएगा भी, लेकिन पहले से बता दूँ कि हम डेटा को नॉर्मली जब रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं, इसके अलावा टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, ग्राफ फॉर्म में और स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। ये 4 तरीकों से हम कर सकते हैं। तो यूजुअली आप लोग जो थीसिस में अपनी करते हैं, तो पहले आप टेक्सचुअल फॉर्म लिखते थे, फिर उसके बाद आप लोग टेबल बना देते और तीसरे नंबर पे आप उसका ग्राफ जो है तो बना लेते, ठीक है? और ग्राफ के लिए आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने पड़ते। इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक और लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो सर क्लियर है। चलिए चलिए सही है। अब हमने प्रोसेसिंग कर लिया, ठीक है? आपने उसके साथ कोड वर्ड्स लगा दिए, जो भी करने कर ली। उसके बाद आपने डेटा को डिस्प्ले करना है, डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा। डिस्प्लेइंग आप मतलब उसमें करते, थीसिस में करते, ठीक है? रिपोर्ट में बेसिकली करते। तो इसमें फिर आपने देखना होता है कि किस तरह से आप डिस्प्ले कर ले। इसका पर्पस ये है कि मेक द फाइंडिंग्स इजी एंड क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव एंड कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। मतलब जो डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा है, तो इसका काम बेसिकली ये है कि हम ऐसे तरीके से डिस्प्ले करते हैं उसको कि ताकि लोग उसको समझें। आपने देखा होगा कि कई मरतबा लोग बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन उसको वो ऐसे तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं कि जिससे कोई समझ नहीं आती और ऐसे लगता है कि इस बंदे ने कुछ काम ही नहीं किया। दूसरा ये कि कभी-कभार लोग इतना अच्छा काम नहीं करते, मतलब काम कर लेते हैं, अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन कम काम मैं ये कहूँगा कि कर लेते। लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से उसको रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं कि पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आ जाता है। वो कहते हैं कि ये जो है तो मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये है कि टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव एंड कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव वे। आपके पास मतलब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो लेट्स से आपने 100 सैंपल्स लिए और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगेन आपको बैक्टीरिया की एग्ज़ाम्पल दे दूँगा कि लेट्स से आपने 100 सैंपल्स लिए और उनमें से उनके लेट्स से बायोकेमिकल टेस्ट किए उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये कि अब उनको 100 टेस्ट 100 सैंपल्स है, 100 टेस्ट की 100 नहीं, आपने 100 सैंपल्स के टेस्ट किए बायोकेमिकल में, फॉर एग्जांपल आपने 4 या 5 टेस्ट किए, तो अब ये 500 या 400 टेस्ट हो गए। अब ये कि इनको अगर आप वैसे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप टेबल में क्या कर लें कि एक टेबल बना लें, उसमें आप जो है तो कॉलम्स बना के हर एक बैक्टीरिया के आगे वो टेस्ट के नाम लिख लें और उसमें लिख दें कि कितनी बैक्टीरिया जो है तो इस कैटेगरी में पॉजिटिव आते हैं, कितने इसमें आते हैं। तो एक पेज पे आप इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन को जो है तो वो इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसा मैं आपको बता दिया कि ब्रॉडली देयर आर 4 वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड डिस्प्लेइंग द एनालाइजिंग डेटा के आप मतलब 4 तरीकों से कर सकते हैं। पहला ये कि आपके पास टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, ठीक है ना? मतलब डिस्क्रिप्टिव जिसको हम बोलते हैं। दूसरा आप टेबल्स के फॉर्म में कर सकते हैं, तीसरा ग्राफ्स के फॉर्म और चौथा जो है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल मेजर से जिससे जिसके लिए आप लोग स्टैटिस्टिक को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ये जो टेक्स्ट है तो इसको कह रहे हैं कि हम मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज दोनों के लिए। मतलब आप क्वालिटी को भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्वांटिटी को भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब आपका डेटा जिस टाइप का भी हो आप इस डिस्प्लेइंग टाइप को यूज कर सकते हैं। योर राइटिंग शुड बी थीमेटिक दैट इज रिटन अराउंड वेरियस themes of your report. Findings should be integrated into the literature, citing references using an acceptable system of citation. Your writing should follow a logical progression of
thought and the layout should be attractive and pleasing to the eye. Language in terms of clarity and flow plays an important role in communication. ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर लोगों ने ऐसी बातें लिखी होती है टेक्स्ट फॉर्म में कि उसकी कोई समझ ही नहीं आती। ज़्यादातर मतलब ये जो आप लोग साइनॉप्सिस शुरू में लिखते हैं तो लोग ले आते हैं इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू ऐसे अंदाज में लिखा होता है उन्होंने या मतलब उनकी मेथोडोलॉजी की उसकी कोई समझ नहीं आती। लेकिन जब वो बोलते हैं, बोल के आपको बता देते हैं तो वो बहुत ही मतलब एक आसान सा तरीका होता है और समझ भी आती है। फिर उसको हम जब करेक्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, आपको समझ आती है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आप एक ख़ास थीम के अराउंड मतलब आप बात करेंगे और वो लॉजिकल प्रोग्रेशन उसमें होनी चाहिए। लॉजिकल प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता बात को आगे बढ़ाएँ। ये नहीं है कि आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप की बात करें। क्योंकि आपने ये नहीं सोचना कि जो पढ़ने वाला होगा तो वो एक्सपर्ट होगा। आपने ये सोचना है कि जो पढ़ने वाला होगा हो सकता है कि वो कॉमन पर्सन हो या वो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं हो या वो आपके काम को समझता ना हो। तो ये कि आपने ऐसा लिखना है कि कोई भी बंदा अगर उसके एक्सपर्ट पढ़े तो उनको भी अच्छी तरह समझ आए और अगर उसको कोई लेमैन पढ़े तो उनको भी समझ आनी चाहिए। तो आपने एक ख़ास अंदाज़ में उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोग्रेस करना है, आगे लेके जाना है और कह रहे हैं कि मतलब आपने ऐसे अंदाज़ में लिखना है कि वो अट्रैक्टिव और प्लीज़िंग टू द आई हो मतलब पढ़ने में मज़ा आए, ये ना हो कि आपका एक-एक जुमला बंदा पढ़े तो वो कन्फ्यूज़ होता जाए और या उसके लिए उनको किसी और जगह से सर्च करना पड़े या किसी से पूछना पड़े। नहीं, उनको उससे क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ उसमें होती है जो कि अगर आप उस फ़ील्ड की नहीं है तो फिर आपको सर्च करना पड़ता है, लेकिन वो अलग चीज़ है क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि आपने बिल्कुल अ, मतलब कॉमन लैंग्वेज लिखनी है, साइंटिफिक वर्ड आपने यूज़ करने हैं जिसके लिए सर्च करना पड़ता है। लेकिन एट लीस्ट जो लेस एक्सपर्ट लोग हो तो उनको भी आपके काम की समझ आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि आपकी लैंग्वेज जो है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी एंड फ्लो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन कि आप किस अंदाज में लिख रहे हैं, ठीक है? आपकी दोबारा मैं वही बात बता दूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया होगा लेकिन आपने लिखा ऐसे अंदाज में होगा कि उसकी समझ ही नहीं आ रही होगी या आपने इतना अच्छा काम नहीं किया होगा लेकिन आपने इतने अच्छे अंदाज में लिखा होगा कि अ, लोग उसको जो है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे और उसको एप्रिशिएट करेंगे, पसंद करेंगे। तो ये टेक्स्ट आप जो है तो मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारे पास टेबल्स आ जाते हैं टेबल्स जो है तो टेक्स्ट के अलावा हम कह रहे हैं कि टेबल्स भी द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग एनालाइज्ड डेटा according to the Chicago Manual of Style, tables offer a useful means of presenting large amount of detailed information in small space. तो हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डेटा को जो है तो कम स्पेस में उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। टेबल हैज़ 5 पार्ट्स इसके 5 हमारे पास पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टाइटल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो कि लोग इसको करते हैं और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आप अपने सिनॉप्सिस या थीसिस लिखते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, मतलब ये नहीं है कि बस जस्ट वो डेडिकेटेड टू योर वर्क है। दो कि उनकी ड्यूटी है वो आपका काम करेंगे, लेकिन अब ये नहीं है कि वो आपके ग्रामर को भी चेक करे, आपकी डेटा को भी चेक करे। अ, आप ऐसे अंदाज़ में लिखिए कि जस्ट वो टेक्निकलिटी को चेक करे, ठीक है? तो अक्सर लोग फिर जब ऐसे थीसिस और ये ले आते हैं हम उनसे कमिटमेंट एक तरह से कर लेते हैं कि 1 हफ्ते में चेक कर लेंगे, लेकिन फिर उसमें इतने ब्लंडर्स होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स मतलब चले अगर रिप्रेजेंटेशन में गलती है, कोई और गलती है तो वो तो हमारा काम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन अब छोटी-छोटी चीज़ों को सही करना और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर 1 हफ्ते का काम जो है तो 1 महीने और 2 महीने पे चला जाता है। क्योंकि वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल नहीं होता, 24/7 वो आपका काम नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को ज़रा समझिए, इसको नोट करते जाइए, ठीक है? सबसे पहले टेबल जब भी आप बनाते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए तो उसका सबसे पहले एक टाइटल होता है जिसको हम कैप्शन बोलते हैं। और कह रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द टेबल नंबर एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा द टेबल कंटेन्स की मतलब एक टेबल अगर है आपने एक टेबल बनाया है तो उसके ऊपर आपने लिखना है याद रखिए टेबल के ऊपर आपका आ जाता है ठीक है आपने लिखना है मतलब उसका टाइटल लिखना है तो टाइटल आपने नहीं लिखना आपने लिखना है टेबल नंबर और 1 है 2 है जो भी आपकी थीसिस पे आता है ये फिर बाद में ये चीज़ें भी समझा दूँगा। तो आपने टेबल और उसका नंबर लिखना है, फिर उसके बाद आप फुल स्टॉप या कॉलन करके आगे डिस्क्रिप्शन लिख दें
कि इस टेबल में क्या डेटा है, ठीक है? अब आपने डेटा अगर लिखा है तो वो तो किसी को समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं कि इसमें क्या चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जेंडर वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना पेशेंट्स या ऐज वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोना पेशेंट या व्हाटएवर जो भी है, तो ये आपके पास जो है तो टाइटल उसका एक क्लियर होना चाहिए जिसको हम कैप्शन बोलते हैं और ये इसमें आपका टेबल नंबर एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डेटा द टेबल कंटेन्स, ठीक है? तो ये आपका एक हो गया, वो 1 लाइन में आता है या 2 लाइन में आता है। ये डिपेंड करता है उसकी एक्सप्लेनेशन पे। Each table should be given its own sequential number as you will need to refer to the tables when interpreting and discussing the data. अच्छा फिर ये बात है कि जैसा मैं आपको कहा कि कौन से नंबर पे आ रहे हैं, तो आपने उनको एक सीक्वेंशियल नंबर देना है। सीक्वेंशियल नंबर ये कि आपके थीसिस में जब पहला टेबल आएगा तो आपने उसको 1 नंबर देना है, दूसरे को आपने 2 देना है, तीसरे को आपने 3। ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी है, पहले को आपने 10 नंबर दे दिया और फिर बाद में आपने 1 और 2 कर दिया। नहीं, जो आपका नंबर आ रहे हैं तो आपने उसी नंबर से सीक्वेंशियली उसको करना है और कह रहे हैं कि ये आपने क्यों करना है टेबल। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ लिखिए टेबल और आगे डिस्क्रिप्शन लिखिए, बल्कि आपने टेबल नंबर लिखना है। इसका ये आपको फ़ायदा होगा जी, जी, इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप बात करते हैं तो आप उसको रेफ़र अगर आपने करना है, आपने उसकी अगर रेफ़रेंस देनी है तो उसके लिए ये आपके पास जो है तो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बहुत ही मतलब एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आप अगर जैसे आपकी थीसिस में आपको पता है कि डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर रिव्यू, 3 आपका मेथोडोलॉजी, 4 जो है तो आपका रिजल्ट आ जाता है, 5th फिर डिस्कशन और ये चीज़ें। अब ये है कि अगर कभी-कभार हम जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे हमें हमारा कोई टेबल आ जाता है, ठीक है? और दूसरा जो है तो जो जो लिटरेचर रिव्यू है, तो उसमें अक्सर इतना टेबल हमारा नहीं आता। फिर हमारे पास मेथोडोलॉजी में अक्सर ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मीडिया की कंपोज़िशन लिखनी है, तो वहाँ पे भी फिर टेबल की ज़रूरत आ जाती है और फिर रिज़ल्ट्स में तो ऑब्वियसली आपके पास टेबल्स होते हैं। तो अब बजाय ये कि आप इंट्रोडक्शन वाले टेबल को 1 दे दें और फिर आप जो है तो मेथोडोलॉजी वाले को 2 दे दें या मतलब इंट्रोडक्शन में आपके 4 टेबल्स हो गए और फिर मेथोडोलॉजी में आपके 3 हो गए, तो आप वहाँ 5, 6, 7 इस तरह कर दें। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आसान ये है कि आप अगर चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसमें आपका टेबल आ रहा है, तो आप उसमें टेबल 1.1 दे दें, ठीक है ना? पहला टेबल, फिर उसमें दूसरा है तो उसको 1.2 दे दें, फिर 1.3, फिर दूसरा चैप्टर आपका लिटरेचर रिव्यू हो जाता है, तीसरा मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी में आपका टेबल आ रहा है, तो आप उसको, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 है, तो आप उसको टेबल 3.1 दे दें पहले टेबल को, फिर 3.2, 3.3। चैप्टर नंबर 4 आपका रिजल्ट है, उसमें आप जो है तो टेबल नंबर 4.1, 4.2, 4.3। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि मतलब अगर आप शुरू से 1, 2, 3 कर दें, मतलब थीसिस में 10 टेबल्स हैं, तो आप उनको 10 तक नंबरिंग कर दें, ये भी गलत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या मसला होगा कि कोई अगर आपकी थीसिस में टेबल नंबर 3 निकालना चाहते हैं, तो उनको ढूँढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको लेट्स से ये चैप्टर के नाम के साथ दे दें, लेट्स से टेबल 3.1 आप कर दें, तो बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको डायरेक्टली समझ आएगी कि जी चैप्टर नंबर 3 में पहले मुझे जाना है। तो फ़ौरन आपके चैप्टर नंबर 3 पे जाके उसमें फिर टेबल नंबर 1 या 2 या जो भी है वो देख लेगा, ठीक है? एक तो ये चीज़ इसको नोट कर ले। दूसरा यहाँ पे है कि यू विल नीड टू रेफर टू द टेबल्स व्हेन इंटरप्रेटिंग एंड डिस्कसिंग द डेटा। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग टेबल डाल देते हैं, उसका टाइटल सब कुछ वहीं लिखा होता है, मतलब बिल्कुल सही होता है, लेकिन किसी जगह पे उसका ज़िक्र ही नहीं होता। अब अगर ज़िक्र नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो अमूमन हम कहते हैं कि हमने मतलब इतने सैंपल्स लिए और उससे हमारे पास जो डेटा आया, तो दैट डेटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन टेबल नंबर दिस, ठीक है? तो वो हम लिख देते हैं, तो अब वो पढ़ने वाला समझ जाता है कि जी अभी मुझे आगे टेबल है, उस पे जाना होगा, वो टेबल देखना होगा। फिर टेबल में आप जो है तो आपने उसका टाइटल सब कुछ लिखा होता है। तो ये याद रखिए, ये ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि लोग टेक्स्ट में बिल्कुल ज़िक्र ही नहीं करते टेबल का या फिगर का कि एज़ शोन इन टेबल नंबर दिस एंड फिगर नंबर दिस। तो ये है कि आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है? तो एक तो नंबरिंग जो मैंने आपको बता दिया और दूसरा आपके पास ये है कि आपने उसको करना है ये जो
टाइटल है तो ये साथ में लगाना है और तीसरा ये कि आपने इन टेक्स्ट उसको साइट करना है, उसको रेफर करना है, बताना है कि जी आगे टेबल नंबर इसमें ये शो किया गया ताकि एक तो टेक्स्ट में पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि जी आगे कोई टेबल का ज़िक्र है और दूसरा ये कि टेबल जब वो पढ़ रहे हो तो उनको पता चले कि जी ये उस टेक्स्ट का हिस्सा है, उसमें इसका ज़िक्र किया गया है, ये डेटा उधर की जो बात हो रही थी तो ये उधर से ये डेटा उसके साथ ये डेटा है, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कह रहे कि फॉर आर्टिकल simply identifying table by number is sufficient. For dissertation or a report, one way to identify a table is by chapter number followed by the sequential number of the table in the chapter. Already मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं तो क्योंकि 8-10 पेजेस का होता है उसमें कह रहे हैं कि आप सिंपली टेबल नंबर्स लिख ले तो वो काफ़ी है मतलब पहले टेबल को आप 1 दे दें, दूसरे को 2 फिर 3, 4 इस तरह। लेकिन डिसर्टेशन या रिपोर्ट या जिसको हम थीसिस बोलते हैं तो थीसिस में कह रहे हैं कि आप चैप्टर नंबर और उसके बाद आप सीक्वेंशियल नंबर दे दें। सीक्वेंशियल नंबर ये कि चैप्टर 1 में पहला टेबल 1.1 होगा, फिर 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन। फिर आपका दूसरा चैप्टर तो उसमें फिर चैप्टर का नंबर और फिर 1, 2, 3 इस तरह आपने ये करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। तो पहला हमारे पास टाइटल था, फिर दूसरा हमारे पास टेबल का जो पार्ट आ जाता है उसको हम स्टब बोलते हैं। स्टब इज़ द सब कैटेगरीज़ ऑफ अ वेरिएबल लिस्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये मैं देख लेता हूँ शायद यहाँ पे ये होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपके पास ऊपर अगर आप देख लें तो टाइटल आपको दिखाया गया है जिसमें लिखा है टेबल x डॉट वाई वाई, ठीक है? तो ये मतलब वो नंबरिंग किया गया है और फिर है एटीट्यूड टुवर्ड यूरेनियम माइनिंग बाय एज। तो अब इससे हमें समझ आ गई कि जी इस टेबल में किस टाइप का डेटा है, तो ये टाइटल हो जाता है। फिर दूसरा है जो स्टब की बात कर रहे हैं, तो स्टब जैसा इन्होंने कहा कि लेफ्ट साइड पे जो कॉलम होता है वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस का मतलब है कॉलम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास स्टब कहलाते हैं, ठीक है? तो इसमें कह रहे हैं कि ये दूसरा पार्ट जो है तो इसका स्टब होता है सब कैटेगरीज ऑफ अ वेरिएबल लिस्टेड अलोंग द वाई एक्सिस द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द टेबल, तो इसको हम स्टब बोलते हैं। तीसरा हमारे पास कॉलम हेडिंग्स हो जाते हैं द सब कैटेगरीज ऑफ अ वेरिएबल लिस्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस द टॉप ऑफ द टेबल, मतलब ऊपर जो हम वो दे देते हैं कॉलम और रोज, तो आप लोगों को पता है, ठीक है? जो सीधे आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो ये कॉलम होता है और जो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो ये हमारे पास रोज हो जाते हैं। तो हर कॉलम के ऊपर हेडिंग जो आ जाते हैं उसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं। और फिर हमारे पास जो भी डेटा बाकी जो मतलब स्टब और कॉलम को छोड़ के कॉलम हेडिंग्स को छोड़ के जो हमारे पास बाकी जो जगह है तो उसको हम बॉडी ऑफ द टेबल बोलते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री नोट्स आ जाते हैं या इसको हम फुट नोट्स भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री नोट्स हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं इसके। सोर्स नोट हो गया, अदर जनरल नोट्स हो गए, नोट्स ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड नोट्स ऑन द लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये मतलब 4 टाइप्स के हमारे पास है। इफ द डेटा इज टेकन फ्रॉम अनदर सोर्स यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्नॉलेज दिस। The source should be identified at the bottom of the table and labeled by the word source as in figure 16.1 अभी शो कर दूंगा आपको। Similarly, other explanatory notes should be added to at the bottom of a table। तो नॉर्मली देखिए आप लोग क्या कहते हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री नोट्स भी आपको दिखाए गए हैं, बॉडी भी आप देख ले यहाँ पे। हम जब किसी जगह से टेबल लेते हैं तो अगर अगर आपका अपना टेबल है तो फिर तो सही बात है, लेकिन अगर आपने कहीं से लिया है तो फिर उसका सोर्स मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह नीचे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हर चीज़ मेंशन करने वाली है। आप देख लें सोर्स को इटालिक में लिखा गया, उसके बाद कॉलन है और फिर जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो इसको हम सप्लीमेंट्री नोट्स बोलते हैं। इसके अलावा ये जो 4 टाइप्स डिफरेंट बताए गए हैं, हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो बॉडी है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो उस पे हम स्टार लगा लेते हैं, ठीक है? अब स्टार का कोई मतलब होगा तो वो स्टार हम नीचे डिफाइन कर देते हैं, या कभी-कभार हम क्या कर लेते हैं कि ऊपर हम वो कर लेते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म में कोई चीज़ लिख देते हैं, तो नीचे फिर उस एब्रिविएशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बायोकेमिकल टेस्ट कर लिए, तो आपने यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान लगा दिया। मतलब जिनमें कुछ में प्लस लगा ले, कुछ में माइनस, तो नीचे आप एक्सप्लेन कर लेते कि प्लस इज़ इक्वल टू पॉज़िटिव एंड माइनस इज़ इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है? तो ये चीज़ें अब आप कहेंगे कि ये तो हमें समझ आती है, तो सबको समझ आती है या नहीं आती?
हो सकता है किसी को नहीं आती, आपने ये चीज़ें ज़रूर लिखनी होंगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि एक तो आपने टेबल का टाइटल सही लिखना है, उसके साथ टेबल नंबर लिखना है, टेबल नंबर के रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है तो इसमें और क्या आ जाते हैं, हमारे पास स्टब मैंने आपको बता दिया, स्टब में वेरिएबल्स आ जाती है और इसके अलावा हमारे पास कॉलम के हेडिंग्स आ जाते हैं जिसमें हम ये भी वेरिएबल होता है, इसमें भी हम जो है तो मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ को लिख देते हैं और नीचे फिर हमारे पास बॉडी होती है, इसके अलावा हमारे पास जो है तो सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये आ जाते हैं नोट से 4 टाइप से और उसमें या तो हम सोर्स को मेंशन करते हैं या कोई और डिस्क्रिप्शन अगर हमने लिखनी होती है तो वो हम टेबल के नीचे जो है तो ये लिख लेते हैं। टेबल के डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास ये डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स अबाउट व्हिच इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड टेबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज यूनिवेरिएट या इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी बोलते हैं, एक ये का मतलब है आल्सो नोन एज, ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी टेबल्स यूनिवेरिएट और इसमें मतलब हमारे पास कह रहे हैं कि कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 2, तो मैं टेबल नंबर 2 आपको ये देख ले, ये हमारे पास जो है तो मतलब एक वेरिएबल की बात यहाँ पे की गई है, ये नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स वेरिएबल है, ठीक है, एज जो है तो वो फिक्स है, हमने 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 इस तरह, तो ये हमारे पास मतलब वो है ये जो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स है तो ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एक वेरिएबल की जब इंफॉर्मेशन होती है तो वो हमारे पास यूनिवेरिएट कहलाता है और इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स भी बोलते हैं। फिर हमारे पास बाईवेरिएट आ जाते हैं, बाईवेरिएट को हम क्रॉस टेबुलेशंस भी बोलते हैं और इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन होती है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें तो अगेन एज है और पॉपुलेशन ए और बी, ये 2 वेरिएबल्स हो गए जो कि चेंज हो सकते हैं, तो ये हमारे पास बाईवेरिएट हो गया। फिर हमारे पास पॉलीवेरिएट या मल्टीवेरिएट हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमारे पास कह रहे हैं कि मोर देन 2 वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने ज़्यादा हो तो उसको पॉली या मल्टीवेरिएट हम बोलते हैं और इसकी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये आपको यू कैन सी के आपके पास जो है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो है तो वो शो किए गए हैं, ठीक है, इसमें वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, ये स्टब में आपको दिखाए गए हैं बेसिकली, तो कौन सा टाइप है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो था डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा के टेबल्स के, उसमें हम इसका दूसरा पार्ट भी है, तो हम दूसरा सेशन अगर आप कहते हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं, अभी 2 मिनट्स इसमें है तो ये खत्म होगा, या अगर आप कहते हैं तो हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, आपकी जो आपको वो है क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ लिया, मैंने तेज़-तेज़ पढ़ा दिए, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू तो मैं एक और सेशन कर सकता हूँ। कोई मुझे बता दे या अगर पढ़ आपका इसमें लेंगे कोई इंशाल्लाह। क्वेश्चन है। हुँ? नहीं सर, इजी है। तो पढ़ ले आगे। नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे सर, अभी नेट का भी बहुत इशू चल रहा है, आवाज भी बार बार कट रही है। अच्छा चलिए ठीक है, तो सब इस पे एग्री है कि जी नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे? जी सर, नेक्स्ट वीक। चलिए सही सही है, इंशाल्लाह लोग भी कम है इसलिए मैं वो नहीं कर रहा। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारे पास ग्राफ है तो वो ज़रा इम्पोर्टेंट भी है इसलिए मैं आज नहीं वो करना चाह रहा, पढ़ाना चाह रहा, तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही कर लेंगे, ठीक है? इन चीज़ों पे ज़रा आपने अमल भी करना है, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ पासिंग द पेपर नहीं पढ़ना, ठीक है? ये पेपर के लिए नहीं है, ये बेसिकली मतलब आप लोगों को आती है लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक करके मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आप लोगों को आगे समझ भी आ जाए। तो इंशाल्लाह फिर एक्सक्यूज मी सर, नेक्स्ट जी एक्सक्यूज़ड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो सिनॉप्सिस है ये हम जब ईसीपी में अपीयर होते हैं और जब प्रेजेंट करते हैं तो सर ये पावर पॉइंट में हम प्रेजेंट करते हैं, ये मतलब अपनी इस वर्ड तरह में से। लिखना होता है एक खास फॉर्मेट के मुताबिक और फिर प्रेजेंटेशन आपकी पावर पॉइंट में होती है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक थैंक है? यू सर। अच्छा मीटिंग एंड हो रहा है तो बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को जॉइन कर लूँगा और इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ। अल्लाह